आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जहां पर हम लोग पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। एक्चुअल में ये जो टॉपिक है ये क्लास 9th का टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से चैप्टर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पदार्थ का कंप्लीट कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि जितना आपका काम का है, जो जो कंसेप्ट आपको पढ़ना है, जो जो कंसेप्ट आपका आगे काम आएगा, केवल और केवल मैं आपको वही कंसेप्ट यहाँ पर आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और यहाँ पर मैं आपको पदार्थ के वर्गीकरण में शुद्ध पदार्थ, तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, उपधातु, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक के बारे में बताऊंगा। अगर आप एक्चुअल में पदार्थ का अगर आप कंप्लीट कंसेप्ट देखना चाहते हैं तो देखिए, पदार्थ का जो कंप्लीट कंसेप्ट है ये रहा आपका पदार्थ का कंप्लीट कंसेप्ट, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण, जिसे इंग्लिश से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं। अब देखिए, जो पदार्थ है ना, पदार्थ को दो प्रकार से इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, आपका पहला जो है क्या है, भौतिक वर्गीकरण, और दूसरा क्या है आपका रासायनिक वर्गीकरण। क्लियर है? भौतिक वर्गीकरण में जो पदार्थ है ये तीन प्रकार से होता है। एक आपका होता है ठोस, एक आपका होता है द्रव, और एक आपका होता है गैस, जिसे इंग्लिश से हम लोग कहते हैं सॉलिड, लिक्विड, और इसको क्या बोलते हैं, गैस बोलते हैं। क्लियर है? अब ये जो आपका रासायनिक वर्गीकरण है, रासायनिक वर्गीकरण भी दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है शुद्ध पदार्थ और एक आपका होता है मिश्रण आपका दो प्रकार से होता है। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक आपका होता है विषमांगी मिश्रण। क्लियर है? तो ये सब कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, आपको केवल और केवल पढ़ना है ये वाला, जो आपका शुद्ध पदार्थ से जो भी मतलब यहाँ पर जो भी ब्रांच निकला हुआ है, बस आपको शुद्ध पदार्थ वाला टॉपिक ही पढ़ना है। देखिए, ये जो शुद्ध पदार्थ होता है ये आपका दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है तत्व और एक आपका होता है यौगिक। क्लियर है? तत्व आपका तीन प्रकार से होता है। एक आपका होगा धातु, एक होगा आपका अधातु और एक होगा आपका उपधातु। क्लियर है? ये जो यौगिक है, यौगिक आपका दो प्रकार से होता है। एक आपका होता है कार्बनिक यौगिक और एक आपका होता है अकार्बनिक यौगिक। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ मतलब क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, फिर बात करेंगे तत्व, और तत्व के साथ ही हम लोग यहाँ पर धातु, अधातु और उपधातु के बारे में डिस्कस कर लेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे यौगिक, और साथ ही कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक क्या होता है, इसे भी देख लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको कंप्लीट नहीं जानना है कि ठोस, द्रव, गैस, मिश्रण, समांगी, विषमांगी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। ये आपका क्लास 9th का है, बस आपको यहाँ पर क्लास 9th में इस चीज को छोड़ के आ जाना है। अगर आप सीखना चाहते हैं कि नहीं सर हमें कंप्लीट हर एक चीज को सीखना है, तो आपको मैं क्लास 9th का मतलब लिंक दे दूंगा, या फिर क्लास 9th के आप प्लेलिस्ट पे चल जाइएगा तो वहां पर आपको कंप्लीट मिल जाएगा। लेकिन उतना आपको जरूरत नहीं है, जितना काम का है केवल केवल हम लोग वही चीज को देख रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पदार्थ मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, पदार्थ को हम लोग वस्तु भी कहते हैं और इसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। ठीक है? इंग्लिश से इसे हम लोग मैटर या फिर सब्सटेंस कहते हैं। अब एक्चुअल में पदार्थ मतलब होता क्या है, तो देख लीजिए, हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरता है उसे पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब दुनिया का कोई भी चीज हो, मतलब हर वह कुछ, पहला बात क्या कि जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरेगा, बस उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। मतलब यहाँ पर आपको दो बात याद रखना है। पहला बात क्या कि उसका कुछ न कुछ क्या होगा सर, कुछ न कुछ उसका द्रव्यमान होगा, और दूसरा बात आपको क्या याद रखना है कि वह स्थान घेरेगा। वह क्या करेगा? स्थान घेरेगा। और ये जो स्थान घेरता है इसको हम लोग आयतन भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन भी बोलते हैं। ये सब मैंने आपको क्लास 9th में पढ़ाया हुआ चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप भी पढ़े होंगे। तो मतलब ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि दुनिया का कोई भी चीज हो, मतलब हर वह कुछ, पहला बात जिसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होगा और जो स्थान को घेरेगा उसे ही हम लोग पदार्थ कहेंगे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि हर वह कुछ जिसका द्रव्यमान तथा आयतन होता है उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं। अब जैसे में देख लीजिए, जैसे कि कलम हो गया, कलम का कुछ द्रव्यमान होता है और यह स्थान भी घेरता है। कुर्सी हो गया, मेज हो गया, दूध हो गया, वायु हो गया, इत्यादि, ये सब के सब क्या है, पदार्थ है। ऐसे और बहुत सारे पदार्थ होते हैं, आप नीचे की चित्र को देखकर समझ सकते हैं। अगर आप इस चित्र को देखेंगे, देखिए ये आपका एक कुर्सी है, अगर आप देखेंगे इसका कुछ न कुछ द्रव्यमान जरूर होगा। और देखिए इस प्रकार से ये खड़ा है, तो यहाँ पर कुछ स्थान ये भी घेरा है, यहाँ पर कुछ स्थान इस प्रकार से घेरा हुआ है। अगर आप इस कलम को देखेंगे, इस कलम का भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा या कुछ ना कुछ स्थान को घेरा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर घड़ी है, ब्लैक बोर्ड है, ग्लोबल है,
कुर्सियां हैं, कुछ कॉपी किताब यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर देखिए मछली का बॉक्स है, यहाँ पर जल है। तो मतलब आपको समझ आना चाहिए कि पदार्थ मतलब क्या होता है कि जिसका द्रव्यमान होगा और जो स्थान घेरेगा उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि मैं आपसे अभी कह रहा था कि यहाँ पर हमको पदार्थ का कंप्लीट कंसेप्ट नहीं पढ़ना है, बल्कि जो हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, हमें शुद्ध पदार्थ वाला जो ब्रांच है इसे हमें पढ़ना है। तो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार से होता है, एक होता है तत्व, दूसरा होता है यौगिक। तत्व तीन प्रकार से होता है, एक होता है धातु, एक होता है अधातु, एक होता है उपधातु। यौगिक दो प्रकार से होता है, एक होता है कार्बनिक यौगिक और एक होता है अकार्बनिक यौगिक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि शुद्ध पदार्थ मतलब क्या होता है। अब देखिए शुद्ध पदार्थ, आप हर एक चीज को जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो लिखा हुआ रहता है शुद्ध घी, शुद्ध नमक, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं, शुद्ध नमक, शुद्ध घी, शुद्ध दूध, इस प्रकार से आपको लिखा हुआ मिलता है। और एक्चुअल में शुद्ध का मतलब क्या होता है, देखिए जिससे हम सभी जानते हैं शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है कि शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। तो देखिए शुद्ध पदार्थ को इंग्लिश से हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिसमें स्थित सभी कण समान प्रकृति के होते हैं उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। बात समझ में आया। कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है तो पदार्थ है तो उसमें कण होगा, और जो भी कण है उसमें ना अगर सभी कण मतलब जितना भी कण होगा उसमें अगर सभी कण का जो प्रकृति होगा अगर एक समान हो तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ में जितने भी कण है अगर सभी कण का क्या हो, रासायनिक गुण समान हो तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि आपका हो गया ऑक्सीजन, लोहा, नमक इत्यादि। इसमें देखिए नमक का ही अगर बात कर लें, नमक तो आप देखे होंगे, नमक आप खाए भी होंगे, तो नमक का अगर बात कर लें तो नमक में जितना भी कण होगा सबका प्रकृति कैसा होता है, एक ही जैसा होता है ना। आप नमक देखेंगे क्या होगा, नमकीन ही होगा ना, नमकीन ही होगा, उससे कोई डिफरेंस थोड़ा नहीं होता। आप यहाँ पर मान के चलिए बहुत नमक है, आप नमक का कोई भी दाना उठा के देख लीजिए तो क्या होगा, वो नमकीन ही लगेगा। तो बस यही होता है हमारा शुद्ध पदार्थ, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता है। और इसमें जो पदार्थ के जो कण होते हैं ना, सभी कण जितना भी कण होगा सभी कण का जो प्रकृति होता है एकदम समान होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको पूरा डीपली नहीं ले जा रहा हूँ, ये सब क्लास 9th का चीज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझा रहा हूँ। आगे बात कर ले सर, देखिए तत्व के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे इंग्लिश से हम लोग एलिमेंट कहते हैं। तो तत्व का दो डेफिनेशन है, ये एक आप ये देख सकते हैं और ये जो बॉक्स के अंदर है ये आप देख सकते हैं। दोनों का मतलब सेम टू सेम है, ठीक है। कहने का तात्पर्य दोनों का एक ही है, लेकिन आपको लगेगा कि अलग अलग है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों बता दिया, क्योंकि कोई बुक में मतलब ऊपर वाला डेफिनेशन रहता है, कोई बुक में नीचे वाला रहता है, तो मैंने सोचा कि आपको मैं दोनों बता देता हूं तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देख लीजिए तत्व क्या है। तो देखिए तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी सरल पदार्थों के संयोग से ना ही बनाया जा सकता है और ना ही भौतिक एवं रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। मतलब पहला बात क्या है कि जो तत्व है, तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। यहां से ये बात क्लियर हो रहा है, तत्व क्या है, तो तत्व एक शुद्ध पदार्थ है, ये आप समझ गए। दूसरा बात क्या है कि ना तो हम लोग तत्व को बना सकते हैं और ना ही तत्व को हम लोग खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। बात समझ में आया। अब तत्व का जैसे आप एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि सोना हो गया, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। देखिए ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अभी मैं आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। आगे बात कर लीजिए दूसरा डेफिनेशन, केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। मतलब कोई भी पदार्थ होगा जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होंगे तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। बात समझ में आया। कोई भी दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, अगर वो एक ही परमाणु से बने हैं, एक ही प्रकार के, मतलब एक नहीं, मतलब एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के परमाणु से अगर बने होंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ गया कि सर ये परमाणु क्या होता है, तो आप सब्र कर लीजिए थोड़ा सा, भी मैं आपको परमाणु के बारे में भी बता दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तत्व किसको बोलते हैं, तो देखिए तत्व अगर आप ऊपर वाले डेफिनेशन को समझना चाहते हैं तो ऊपर वाले डेफिनेशन को समझिए अच्छे तरीके से। मैंने क्या बोला कि तत्व, पहला बात तो आपका शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तत्व को ना ही हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसको हम लोग मतलब इसको ना ही हम लोग अलग कर सकते हैं। बात समझ में आया। ना ही इसको हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसको हम लोग अलग कर सकते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए ये आपका एक सोना का टुकड़ा है। अब इस टुकड़ा से हमने क्या किया, एक माला बना दिया, एक माला बना दिया।
तो माला हमने कैसे बनाया, इसको ही जो तोड़ तोड़ के बनाया, इसको ही जो तोड़ तोड़ के बनाया। तो क्या जैसे कि ये सोना है तो क्या ये सोना नहीं होगा, बिल्कुल ये सोना है तो ये भी सोना ही है, ये भी सोना ही है। तो बस वही चीज बोला जा रहा है कि आप कोई भी रासायनिक विधि लगा लीजिए, कोई भी आप भौतिक विधि लगा लीजिए, आप अलग नहीं कर सकते हैं, आप अलग नहीं कर सकते हैं। अब ये नहीं कि जैसे ये सोना का टुकड़ा है तो ये सोना का हार बना दिया तो ये सोना नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। अब ऐसा थोड़े ना होगा कि सोना का टुकड़ा है, इससे हमने माला बनाया, इससे हमने माला बनाया तो ये चांदी का थोड़े ना हो जाएगा सर, ये तो सोना का ही रहेगा। बस सही बात है। मान के चलिए यहाँ पे एक लोहा का एक टुकड़ा है, इससे हमने क्या किया, एक कुल्हाड़ी बना दिया। अब जब ये कुल्हाड़ी बना दिया तो ये क्या चांदी का कुल्हाड़ी हो जाएगा क्या, सोना का कुल्हाड़ी हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बस इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और यहाँ पर ये जो सेकंड वाला डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ये जो तत्व होते हैं ना, तत्व ये एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, मतलब एक ही टाइप का परमाणु होगा, एक ही टाइप का परमाणु होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। बात समझ में आया। जो एक ही टाइप के परमाणुओं से बने होते हैं वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं सर, तत्व कहते हैं। अब आपको डाउट है कि सर ये परमाणु मतलब क्या होता है, परमाणु मतलब तो हमको समझ नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा परमाणु के बारे में भी बता ही देता हूं। देखिए परमाणु, जैसे कि मान के चलिए आपके पास इस प्रकार से कोई भी मान के चलिए एक पदार्थ है, इस पदार्थ को हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। पहले ऐसा था, फिर हमने इसको ऐसा तोड़ दिया, 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 तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ते 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 एक बार क्या होगा, एक ऐसा मतलब सिचुएशन में आ जाएगा, एक ऐसा पोजीशन में आ जाएगा जिससे हम लोग आगे नहीं तोड़ सकते हैं। और ये जो सूक्ष्म कण होगा ना, ये जो छोटा से छोटा जो कण होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे। बात समझ में आया। जैसे कि मान के चलिए एक बड़का जैसा आपका पदार्थ है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं। तो जब हमने तोड़ा तो इसको ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, तोड़ते 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 एकदम छोटा जैसा हम लोग कर दिए, एकदम बहुत ही छोटा कर दिए, जिसको हम लोग देख भी नहीं पा रहे हैं और जिसको हम लोग आगे नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो पदार्थ का ये जो कण है, इसी कण को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो आप देख लीजिए क्या है कि परमाणु क्या होते हैं, तो परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। और सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। दुनिया का कोई भी जो पदार्थ होता है ना, वह क्या होता है, परमाणु से ही बने होते हैं, सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। और ये छोटा छोटा कण है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और ये परमाणु खंडित नहीं किए जा सकते हैं और इस परमाणु को हम लोग आगे तोड़ नहीं सकते हैं। बस यही बात है यहाँ पर। तो आपको तत्व के बारे में भी समझ में आ गया कि तत्व क्या है, कुछ नहीं है बल्कि एक पदार्थ ही है। तत्व क्या है, बल्कि एक पदार्थ ही है। तो आप यहां पर देख लीजिए कैसा पदार्थ है, तो इस प्रकार का पदार्थ है जो कि एक ही टाइप के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। क्लियर है, बात समझ में आया। तत्व क्या है, तत्व एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, जो एक ही टाइप के परमाणुओं से बने होते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं परमाणु के बारे में भी। आप समझ गए तो आगे देख लीजिए। यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा धातु, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेटल कहते हैं। अब देखिए यहां पर मैं आपको पूरी तो कंसेप्ट नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ समझा दूंगा। जब हम लोग आगे धातु और धातु का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता दूंगा कि सुचालक क्या होता है, उसके बाद आपका तन्यता क्या होता है, आघात वर्धता क्या होता है, सब कुछ मैं आपको वहां पर बताऊंगा। यहां पर मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूं। तो देख लीजिए धातु के बारे में कुछ पॉइंट आप याद रख लीजिए कि धातु जो होता है वो उष्मा का सुचालक होता है। धातु क्या होता है, विद्युत का भी सुचालक होता है। अब उष्मा का सुचालक होने का मतलब क्या, जैसे मान के चलिए धातु एक रॉड है, अगर आप यहां पर गर्म करेंगे तो देखिए आपका यहां भी गर्म हो जाता है। तो बस इसका मतलब ही होता है कि धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है। धातु विद्युत का सुचालक होता है। अब देखिए यहाँ पर धातु का तार है जिसकी सहायता से हम लोग इस बल्ब को जला रहे हैं। अब यहाँ पर एक लकड़ी ले आ गया है तो लकड़ी से थोड़ा ना बल्ब जल रहा है, जबकि देखिए ये बल्ब आपका जल रहा है। बस सही बात है। तो धातु उष्मा का सुचालक होता है, धातु विद्युत का भी सुचालक होता है। धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं ये क्या है, ठोस टाइप का है ना, ठोस सॉलिड जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो धातु क्या होता है, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। धातु सामान्यतः कठोर होते हैं। आप लोहा का एक टुकड़ा लीजिए, उसको दाबिए, दाब नहीं सकिएगा, नहीं, वो बहुत ही कठोर होता है, बहुत ही हार्ड होता है। इसका घनत्व उच्च होता है, इसका गलनांक एवं कवथनांक उच्च होता है। धातु ये तन्य होती है। धातु में आघात वर्धता का गुण पाया जाता है। ये सब आप जान लीजिए। जब मैं आपको धातु पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़े। इसकी ऊपरी परत चमकदार होती है। देखिएगा जैसे देखिए कितना चमक रहा है, तो बस इसका जो ऊपरी परत होता है बहुत ही चमकदार होता है। जब यह कठोर सतह, यहाँ पर सतह लिखिएगा, सतह, ठीक है। जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठन ठनाहट की आवाज उत्पन्न होती है। बात समझ में आया। जब ये कठोर सतह से टकराता है क्या होता है, ठन 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 इस प्रकार से आवाज आता है। और ये वाला जो कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। कभी अभी आप फिलहाल आप जान लीजिए कि धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। धातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग
करते हैं और धन आयन बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया कि धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा, यह आपका आगे बहुत ही काम आने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और देखिए ये चीज मैं आपको बता नहीं रहा हूं, ठीक है, आपको आगे बताऊंगा। पहले तो मैं आपको, इसके बाद मैं आपको तत्व के बारे में बताऊंगा, फिर मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता के बारे में बताऊंगा। उस टाइम में डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो आप हमारे वीडियो को रेगुलरली देखते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए अधातु के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। धातु का ही उल्टा होता है अधातु, जिसे इंग्लिश से हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हमने अभी बताया आपको कि धातु क्या होता है, उष्मा का सुचालक होता है और धातु विद्युत का भी सुचालक होता है। तो बिल्कुल उसी का उल्टा कि अधातु उष्मा का कुचालक होता है, अधातु विद्युत का भी कुचालक होता है। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अधातु सामान्यतः मुलायम होते हैं, इसका घनत्व निम्न होता है, इसका गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होता है। अधातुएं तन्य नहीं होती है, अधातुओं में आघातवर्यता का गुण नहीं पाया जाता है। बिल्कुल उसी का उल्टा आपको यहाँ पर बताना है। इसकी ऊपरी परत चमकदार नहीं होती है, जब यह कठोर सतह से टकराती है तो ठनठनाहट की आवाज उत्पन्न नहीं होती है। और ये जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, अधातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है और ऋण आयन बनाते हैं। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखा कि अधातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं। इसको आप याद रखिएगा, इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही जल्द डिस्कस करने वाले हैं। जब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संयोजकता बता दूंगा तब ये चीज आपको समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं उपधातु, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग मेटलॉइड बोलते हैं। तो ऐसे तत्व जिसमें धातु एवं अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। बात समझ में आया? जिसमें धातु का भी गुण पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाएगा उसे ही हम लोग उपधातु बोलेंगे। मतलब जिसमें धातु का भी आपका गुण पाया जाएगा और अधातु का भी गुण पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग उपधातु बोलेंगे। और ये जो उपधातु है ना, तो उपधातुओं की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है। कौन कौन सा है तो देख लीजिए, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, यहां पर और नहीं लिखिएगा, टेल्यूरियम, पोलोनियम, यहां पर आप और लगाइएगा, यहां पर आपको और लिखना है, ठीक है। तो ये 7 होते हैं, ये 7 क्या है, उपधातु है। क्लियर है? कार्बन, एल्यूमिनियम, सेलेनियम, ठीक है, पोलोनियम और एस्टेटिन को भी कुछ सीमा तक उपधातु कहा जाता है। एक्चुअली पोलोनियम तो उपधातु है, ये है, इसलिए इसको आपको यहाँ पर लिखने का जरूरत नहीं है। मतलब ये जो कार्बन है आपका, एल्यूमिनियम है, सेलेनियम है, एस्टेटिन है और बहुत सारे हैं, तो मतलब कुछ कुछ है और है। मतलब इसको कंप्लीटली हम लोग उपधातु नहीं बोलते, बल्कि यहाँ पर उपधातु का कुछ गुण पाया जाता है, मतलब कुछ हद तक, कुछ सीमा तक ये क्या है, उपधातु है। बात समझ में आया? और ये 7 जो है, ये 7 तो आपका उपधातु है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। चलिए बात कर लेते हैं कि कौन वाला हमारा उपधातु है। आप देख सकते हैं ये आप ही का क्लास का है, ठीक है, ये आपका चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। वहां पर आपको मिलेगा ये आपका जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धातु, मतलब ये इधर वाला जो है ना, ये सब ये जो कलर का दिख रहा है आपको ग्रीन टाइप का, एक्चुअल में थोड़ा स्कैन में थोड़ा अच्छा नहीं आया, लेकिन ये ग्रीन होगा, आप देख लीजिएगा। तो ये ग्रीन वाला आपका धातु है, इधर वाला जो भी आपका धातु है, और इस कलर का जो पिंक कलर का ये आपका उपधातु है। आप देख लीजिए यहाँ पर आपका यहाँ पर एक आपका उपधातु है, ठीक है, यहाँ पर आपका एक है, यहाँ पर आपका एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यहाँ एक है। आप गिन लीजिएगा तो टोटल मिलाकर के 3 3 6 और 1 7 है। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुल तत्वों की संख्या अभी तक 118 तत्व है। धातु तत्वों की संख्या, धातु कितना है टोटल, तो 91, ठीक है, 91। अधातु तत्वों की संख्या कितना है, तो 20 है। और उपधातु तत्वों की संख्या कितनी है, तो 7। जिसमें मैंने बताया उपधातु कितना 7 है, अधातु 20 है, धातु कितना 91 है, और कुल तत्व कितना है 118 है। आप इन तीनों को जोड़ेंगे तो आपको देखिए 118 ही मिलेगा, ठीक है। अगर आप लुसेंट जीके का बात करें, लुसेंट जीके के बारे में आप जानते होंगे, कभी नाम सुने होंगे, तो लुसेंट जीके का बात करें तो देखिए और कुल तत्व तो 118 दिया है, ठीक है। वहां पे धातु दिया है आपका 91, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अधातु वहां पर दिया है 27। मतलब ये जो उपधातु है ना, उपधातु को भी इन लोगों ने अधातु का एक कैटेगरी में जोड़ लिया है। तो आप देख लीजिए लुसेंट जीके अगर आपके पास है तो आप खोल के देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से आपको वहां पर दिया गया है। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अब देखिए यहां पर जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा पॉइंट है, जो कि आपको सीखने के लायक चीज है, इस चीज को आप देख लीजिए। यहां पर अगर आप देखेंगे ना, यहां पर देखिए, यहां पर टेढ़ा मेढ़ा आपको इस प्रकार से रेखा दिख रहा होगा, टेढ़ा मेढ़ा रेखा इस प्रकार से देखिए आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर लिखा है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा, ये क्या करता है, धातु और अधातु को अलग करता है। मतलब ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा ये हो गया ना, इसके इधर में जो भी होगा ये हमारा क्या होगा, धातु होगा।
इसके इधर क्या होगा, जो भी होगा क्या होगा, धातु होगा। और इसके ये जो टेढ़ा मेढ़ा रेखा है इसके इस साइड में जो भी होगा ये क्या होगा, अधातु होगा। अब देख लीजिए वही चीज लिखा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा पाई जाती है, बिल्कुल है। इस रेखा के बाएं ओर मतलब इस ओर स्थित सभी तत्व क्या होते हैं, धातुएं होती है, तथा इस रेखा के दाएं ओर मतलब इस ओर स्थित सभी तत्व अधातुएं होती है, अधातुएं, ठीक है, अधातुएं होती है। लेकिन यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन आपका अपवाद में है। हाइड्रोजन क्या है सर, तो हाइड्रोजन एक अधातु है, क्लियर है। तो ये जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा की इधर जितना भी है सब धातु है और इधर जितना भी है सब के सब अधातु है। ऐसे जब मैं आपको तत्वों का आवर्त वर्गीकरण बताऊंगा, जब इस चैप्टर में आऊंगा तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा जान लीजिए। मतलब ये जो आपका है ये सब जो है ये आपका उपधातु है, और उपधातु ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके इधर जो भी है धातु है और इसके इधर जो भी है हमारा क्या है, अधातु है। क्लियर है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब बात कर लेते हैं यौगिक की। यौगिक जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कंपाउंड, तो क्या मतलब किसे कहते हैं यौगिक, तो देखिए यौगिक किसे कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। इस नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। बात समझ में आया। देखिए एक निश्चित अनुपात में लिया जाता है, ये नहीं कि जैसे तैसे ले लिए मिला दिए यौगिक बन गया, ऐसे नहीं होता है। जैसे कि मान के चलिए कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का बात कर ले, कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है। कब बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए जब हम लोग कार्बन का क्या करते हैं, एक अणु लेते हैं यानी C1 लेते हैं, ऑक्सीजन का क्या करते हैं, 2 अणु लेते हैं, तब हमारा CO2 का निर्माण होता है। बात समझ में आया। कार्बन एक लेते हैं, ऑक्सीजन का 2 अणु लेते हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। क्लियर है, बात समझ में आया। तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो तत्व है कार्बन ऑक्सीजन क्या है, तत्व है, इसको क्या करते हैं हम लोग एक निश्चित अनुपात में लेते हैं, जब मिला देते हैं तो एक नया पदार्थ बनता है। इस नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए जो यौगिक होता है, यौगिक आपका 2 प्रकार से होता है। एक आपका होता है कार्बनिक यौगिक, जिसे इंग्लिश से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और एक आपका होता है अकार्बनिक यौगिक, जिसे इंग्लिश से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसके इंग्लिश से हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। जंतु तथा वनस्पति स्रोतों से प्राप्त यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब जो भी जंतु है, जंतु मतलब जो सजीव है, ठीक है, जो सजीव है यानी कि जो जंतु है, तो जंतु से और वनस्पति स्रोतों से जो भी हमें यौगिक प्राप्त होता है, वैसे यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, चीनी हो गया इत्यादि, क्योंकि ये सब हमें जंतु से वनस्पति से मिलता है, इसलिए ये सब क्या है, हमारा कार्बनिक यौगिक है। क्लियर है। अब देखिए आगे, देखिए ये जो कार्बनिक यौगिक है ना, इसके डेफिनेशन को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसे यौगिक जिनमें कार्बन उपस्थित होता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। मतलब जिसमें आपका कार्बन होगा, जिसमें आपका C मौजूद होगा, C मैं आपको बताऊंगा, अभी तो आपको समझ में शायद आ रहा भी होगा थोड़ा थोड़ा कि कार्बन को हम लोग C बोलते हैं। ऐसे मैं आपको अगले लेक्चर में जब तत्व के बारे में अच्छे तरीके से और डिस्कस करूंगा, वहां पर मैं आपको 20 या 30 तत्व के बारे में भी बताऊंगा, तो वहां पर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो वैसे यौगिक क्या होगा, मतलब वैसे यौगिक दुनिया का कोई भी यौगिक हो जिसमें कार्बन उपस्थित होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर आपका एक नोट है, नोट में क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेटों मतलब जो कार्बोनेट वाला होगा, जो CO3 वाला छोड़ के, ठीक है, CO3 वाला छोड़ के, बाय कार्बोनेटो यानी कि HCO3 वाला जो भी मतलब कंपाउंड रहेगा वो सब छोड़ के, कंपाउंड मतलब यौगिक, ठीक है, तो CO3 का जो भी यौगिक रहेगा उसको छोड़ के, HCO3 का जो भी यौगिक रहेगा उसको छोड़ के, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को छोड़कर, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO को छोड़कर, ये सब को छोड़कर जो भी होगा जिसमें भी C मौजूद रहेगा, जिसमें भी C उपस्थित रहेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। फिर से और एक बार आप समझ लीजिए, दुनिया का कोई भी यौगिक जिसमें C मौजूद होगा, जिसमें C उपस्थित होगा, उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों को छोड़कर, ये चार को छोड़कर जो भी होंगे उसे हम लोग कार्बनिक यौगिक बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा CH4 जो है, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आपका एक चैप्टर ही है कार्बन नाम करके, कार्बन एवं उसके यौगिक नाम है चैप्टर का, तो वहां पर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये CH4 बोलिए, CH4 हमारा कार्बनिक यौगिक है या नहीं है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका C है ना, कार्बन है, तो कार्बन जहां से ये आपको दिख जाए तो बोलेगा कि हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेटों और बाइकार्बोनेटों को छोड़कर, जो कि मैंने आपको यहां पर नोट में लिख दिया है। क्लियर है। आगे बढ़े तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए, अकार्बनिक यौगिक जिसे इंग्लिश से हम लोग इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो वैसे यौगिक जो भूपर्पट्टी या भूमि से प्राप्त होते हैं उन्हें अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। बात समझ में आया।
मतलब जो भूपरपट्टी से प्राप्त होगा, जो भूमि से प्राप्त होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अकार्बनिक यौगिक यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जंतु यानी कि सजीव से ये प्राप्त हो रहा था कार्बनिक यौगिक, और ये जो अकार्बनिक यौगिक है ये निर्जीव से प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, भूपरपट्टी या फिर भूमि से प्राप्त होता है। जैसे कि सोडियम सल्फेट हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम सल्फेट इत्यादि, ये क्या है, अकार्बनिक यौगिक है। तो यहां पर मैंने जो भी आपको बेसिक कंसेप्ट बताना था मैंने बता दिया। अब हमारा जो अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पर मैं आपको 20 फिलहाल मैं आपको 20 तत्व के बारे में बताऊंगा, उसका परमाणु संख्या बताऊंगा, नाम बताऊंगा, संकेत बताऊंगा, ठीक है, और एक ट्रिकी कंसेप्ट भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से याद करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, और सुंदर सा कॉमेंट करना ना भूलिए, और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिले और उनको भी देखकर अच्छा लगे। और देखिए, ऐसा कंसेप्ट आपको एक ही जगह पर नहीं मिलने वाला है, कोई भी चैनल वाला आपको इस प्रकार से एक ही जगह पर सारा कंसेप्ट नहीं दिया है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से और एकदम सीक्वेंस वाइज में आपको हर एक चीज को पढ़ाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।